नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आप लोगों का। आधुनिक भारत की जो सीरीज चल रही है, आधुनिक भारत के इतिहास की, उसमें आज हमारा नौवां लेक्चर है। टॉपिक क्या रहने वाला उस पर हम बात करेंगे। टॉपिक है कांग्रेस की स्थापना से पूर्व राजनीतिक संस्थाएं जो थीं उसके बारे में हम बात करेंगे, और साथ साथ राष्ट्रीय आंदोलन जो 1885 से लेकर 1947 तक रहा, उन सारे क्वेश्चनों पर हम चर्चा करेंगे। अगर कुछ क्वेश्चन रह जाते हैं तो वो आपको अगली वीडियो में बिल्कुल मिलेंगे जी। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ। टॉपिक आप जानते हैं क्या है। टॉपिक शुरुआत एक मोटिवेशनल कोट, और कोट है आप लोगों के सामने, जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास करते हैं वही अक्सर मंजिल तक पहुंचते हैं। ठीक है भैया, जिसको अपनी कदमों पर विश्वास है वही मंजिल को प्राप्त करेगा। जिसको अपने आप पर खुद विश्वास नहीं, अपने कदमों पर विश्वास नहीं, वो क्या मंजिल प्राप्त करेगा। तो पहले क्वेश्चन के साथ हम आप लोगों के सामने भैया पहला क्वेश्चन क्या रहने वाला है। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, अच्छा पहले हम हाईलाइटर ले लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न युग्मों पर विचार कीजिए। राधाकांत देव क्या ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष थे? या गजुलू लक्ष्मी नरस चेट्टी मद्रास महाजन सभा के संस्थापक थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे? बताइए क्या क्वेश्चन रहने वाला है। वीडियो को शेयर करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप वीडियो के साथ जोड़ेंगे। तो बात करते हैं भैया, राधाकांत देव की क्या पार्टी थी? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। हाँ बिल्कुल, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के पहले अध्यक्ष राधाकांत देव थे। ठीक है बच्चों। गजलू लक्ष्मी नारायण चेट्टी मद्रास महाजन सभा में इनका कोई नाम मैंने तो सुना नहीं है, तो दूसरे को मैं होल्ड पे रख रहा हूं। पहला बिल्कुल सही है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी की पार्टी इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक। ठीक है, तो सुरेंद्रनाथ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक है। तो भैया पहला सही है, तीसरा सही लग रहा है, दूसरा में जानता है तो मैंने गलत मान लिया, तो इसका आंसर 1 और 3 है बच्चों। ठीक है, जितना मैंने पढ़ा है तो इसका आंसर यही है, 1 और 3। ये गलत है भैया। आंसर क्या है? तो गजुलू लक्ष्मी नरसू चेट्टी मद्रास महाजन सभा से नहीं थे भैया, याद रखना। 1 और 3 सही है। निम्न में से किस एक ने 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की? बताओ किस सोसाइटी ने हाउस ऑफ कॉमन्स में ब्रिटिश संसद के अंदर भारत की डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन की मांग की थी? तो बताओ इनमें से कौन सी पार्टी है वो? बताइए प्यारे बच्चों, क्या वो दक्कन एसोसिएशन है, द इंडियन एसोसिएशन है, या मद्रास महाजन सभा, या द पूना सार्वजनिक सभा है? तो भैया पूना सार्वजनिक सभा ने 1875 में, और ये तभी बनी थी 1875 के आसपास, इसने दावा किया था, इसने सीधी मांग की थी कि लंदन में संसद में भारतीयों को भी रिप्रेजेंटेशन का मौका मिलना चाहिए, भारतीयों का भी डायरेक्ट प्रतिनिधित्व होना चाहिए ब्रिटिश संसद के अंदर, हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर, जहां से लोग सीधे चुन के आते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स में ब्रिटेन में। अगला क्वेश्चन, भारत संघ के संस्थापक कौन है? बताओ इनमें से किसने भारत संघ की स्थापना की है? क्या वो दादा भाई नौरोजी ने की है, बाल गंगाधर तिलक ने की है, एओ ह्यूम ने की है, या सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने बनाई है भारत संघ? बताइए जल्दी से, वीडियो को शेयर करें। बताइए प्यारे बच्चों क्या आंसर है। तो भारत संघ के संस्थापक है भैया ये बाल गंगाधर तिलक, एओ ह्यूम, दादा, ये सब कांग्रेस से थे, लेकिन जो कांग्रेस से नहीं जुड़े थे, जिनका संघ भारत संघ था, वो थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी की पार्टी का नाम था भारत संघ। ठीक है बच्चों, सुरेंद्रनाथ बनर्जी की पार्टी थी भारत संघ। अगला क्वेश्चन, निम्न संस्थाओं पर विचार कर दीजिए और इनकी स्थापना का जो वर्ष था उसको कालक्रम के अनुसार लगा दीजिए। पहले कौन सी बनी, फिर कौन सी बनी, फिर कौन सी बनी, ऐसे बना दीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जल्दी बता दीजिए क्या आंसर इसका रहेगा बच्चों। बताओ क्या आंसर है। जो बंग भाषा प्रकाशित सभा पहले यही बनी, लैंड होल्डर सोसाइटी बाद में बनी, बंगाल ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ठीक है, इंडियन लीग बाद में। तो भैया ये अरेंज ही है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, याद रखना। क्या आंसर है? आंसर है बच्चों आप लोगों के सामने 1 2 4, 1 2 3 4। वीडियो को शेयर कर दो जल्दी जल्दी, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप वीडियो के साथ जोड़िए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है कि भैया बिल्कुल पेपर में आने लायक क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें जो लैंड होल्डर सोसाइटी है इसकी स्थापना 1838 में हुई थी, है ना? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1838 में ये हुई थी। ठीक है, अब बंग भाषा की कब हुई थी बताओ? बंग भाषा किससे पहले हुई है? जो बंग भाषा है इसकी स्थापना कब हुई थी? क्योंकि वीडियो भैया सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे कुछ टाइम पहले किसकी हुई?
1830 के आसपास बंग भाषा की, 1838 में ये लैंड होल्डर सोसाइटी की, बंगाल 1843 में बंगाल इसकी, तो ठीक तो है। 1830 के आसपास बंग भारत, 1838 में लैंड होल्डर सोसाइटी, 1843 में बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी बनी, ठीक है भैया। और उसके बाद हम बात करेंगे जो इंडियन लीग है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1875 में बनी ना इंडियन लीग। भाई शशि कुमार घोष की पार्टी थी ना इंडियन लीग, जिसकी स्थापना हुई थी कलकत्ता में, ठीक है। तो 1 2 3 ये 1875 में, 1843 में, 1838 में, और जो बहुजन ये बंगाल वाली जो पार्टी थी, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1830 के आसपास। तो भैया बिल्कुल ठीक है, तो इसका आंसर 1 2 3 है। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित हैं? तो भैया बताइए इनमें से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? और नीचे कूट देखना, ये नहीं कि आप सिर्फ इनको देखें, नीचे कूट को देख के हम आंसर करेंगे। जब भी आप आंसर करें तो हमेशा क्या देखेंगे आप? हमेशा भैया आप कूट को देखेंगे और तभी आप इसका आंसर करेंगे, ठीक है जी। तभी आंसर करेंगे आप लोग, कूट को बिना देखे आप बिल्कुल भी आंसर नहीं करेंगे। तो बताइए ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी की स्थापना, तो देखते हैं कौन कौन सा इसमें सही है। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की कहां थी बताइए? हेडक्वार्टर लंदन में था। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का कलकत्ता में, ये ठीक है। नेशनल इंडियन एसोसिएशन का लंदन में, ये भी गलत है। इंडियन नेशनल एसोसिएशन का बंबई में, ये ठीक है। तो भैया बताइए अब जल्दी से मुझे बता दो कि ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जो थी इसकी कहां पर हेडक्वार्टर था? तो भैया याद रखना इसका हेडक्वार्टर बंगाल में था, कलकत्ता में। तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का भी कलकत्ता में, ईस्ट इंडियन एसोसिएशन का भी कलकत्ता में, है ना, ये भी ठीक है। इंडियन एसोसिएशन का बंबई। तो नेशनल इंडियन एसोसिएशन का कहां था बताओ जल्दी? जो नेशनल इंडियन एसोसिएशन थी इसका हेडक्वार्टर कहां था? बताइए जल्दी से बताएं, वीडियो को शेयर कर दीजिए। आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, बताओ इसका कहां था, जल्दी बताएं। तो इसका भी भैया भारत में ही था कहीं, तो इसमें नहीं था लंदन, क्या बोलते, लंदन में नहीं था, कलकत्ता बंबई में से ही होगा कहीं पर। नेशनल इंडियन एसोसिएशन इस समय मुझे भी याद नहीं है कि कहाँ इसका वो था, थोड़ा रिकॉल होगा, दिमाग पे आएगा तो बिल्कुल बता देंगे कहाँ है, लेकिन फिलहाल तो ठीक है। तो याद रख लेना। तो इसका भी तो जहां जहां लंदन है वो आंसर नहीं है, जहां भारत लिखा वो है। 2-4 आंसर होंगे बच्चों। अगले क्वेश्चन तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला है? वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा लोग जोड़ो। भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई थी उसका नाम क्या? अभी मैंने बताया, बताइए क्या नाम था जिसकी स्थापना 1838 में हुई थी? क्या बना 1838 में? लैंड होल्डर सोसाइटी बनाया ना। बताइए कौन सा बना है, जल्दी बताइए। इनमें से किसकी हुई है? वीडियो को शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप वीडियो के साथ जोड़ें। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, सारे के सारे क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है भैया। तो लैंड होल्डर सोसाइटी की भैया, ब्रिटिश इंडिया, बंगाल सेटलर एसोसिएशन, जमींदार, तो भैया इनमें ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है। 1838 में जो हुई थी वो किसकी हुई थी? तो भैया आंसर क्या है? आंसर है लैंड होल्डर सोसाइटी, लैंड होल्डर सोसाइटी की। चलो तो लैंड होल्डर सोसाइटी याद रखना। अगला क्वेश्चन चलो भैया मिलाइए, इनमें से इस पार्टी का संस्थापक कौन कौन है? जल्दी से मिलाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिला दीजिए किसका कहां पर मिलान हो रहा है, तो मिलाएं। चलो देखते हैं। लैंड होल्डर सोसाइटी द्वारका नाथ टैगोर की थी भैया। कहाँ है? 1 को 4 के साथ मिला दो, यहाँ है। 1 को 4 कहाँ मिल रहा है? पहले दूसरे में। अच्छा भी नहीं आया, या तो आंसर ए होगा या बी होगा। चलो और देखते हैं। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन विलियम एडम की थी। कहाँ है विलियम एडम? विलियम एडम ने। बी को 3 के साथ। देखो आंसर तो हमारे पास आ गया है, पहला आंसर पहला ही है, क्योंकि लैंड होल्डर सोसाइटी जो थी कलकत्ता, वो किसने बनाई? द्वारकानाथ टैगोर ने। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की है? तो भैया वो किसने की है? वो की थी विलियम एडम ने। इंडियन सोसाइटी की किसने की है? आनंद मोहन बोस ने। और इंडियन एसोसिएशन की किसने की थी? एन.एस. बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्रनाथ बनर्जी, इंडियन सोसाइटी आनंद मोहन बोस, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी एडम विलियम एडम, और लैंड होल्डर सोसाइटी द्वारकानाथ टैगोर बच्चों। तो क्वेश्चन पहला इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन 1885 में स्थापित बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक में से एक था? तो बताइए 1885 में बंबई में प्रेसिडेंसी बनी थी
तो उनमें से कौन सा एक इसमें से या इन व्यक्तियों में से उसमें शामिल था? तो बता दीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन में इनमें से कौन शामिल था? बताओ जल्दी से। क्या फिरोज मेहता था, पी आनंद चारलू था, राघव जी एम.बी. राघव चेरियार था, या एस.एन. बनर्जी था? तो आंसर भैया वहां फिरोज मेहता था। जब 1885 में मुंबई में स्थापना हुई थी बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की, तो 1885 में इनके संस्थापकों में से एक नाम फिरोज मेहता का भी था। निम्न युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? एक सुमेलित नहीं है, बाकी सब है। भैया लैंड होल्डर सोसाइटी बिल्कुल कब की है, कब बनी थी? 1848 में और 38 में। ये तो ठीक है भैया, इनमें से ज्यादातर है वो तो ठीक ही है। तो अब जैसे इंडियन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो बनी 1784 में बनी, ये तो ठीक है। ऐसे लैंड होल्डर सोसाइटी ये भी ठीक है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे ये भी 1804 में बना है। तो लॉयर जो रॉयल है, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, भैया ये 1813 में नहीं बना। ठीक है, बस यही नहीं बना है, बाकी आप देखेंगे तो ज्यादातर क्या बने हैं, सब बने हुए हैं। ठीक है, तो रॉयल जो सोसाइटी थी लंदन में, उसकी स्थापना 1813 में नहीं, उसकी स्थापना आप देखें कहीं ना कहीं 1865 के आसपास हुई है ना। तो एग्जैक्ट डेट तो मुझे याद नहीं, तो यही गलत है, बाकी बच्चों सारी ठीक है। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे 1804 ठीक है, लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ ब्रिटेन 1838 ठीक है। ये थोड़ा गड़बड़ है, तो तीसरा इसका आंसर है। बाकी आंसर बच्चों सारे ठीक है, बाकी ठीक है, यही नहीं मैच हो रहा। तो जो बॉम्बे में एसोसिएट सोसाइटी 4 में हुई थी, कलकत्ता की एशियाटिक सोसाइटी उसकी 1784, लैंड होल्डर सोसाइटी 1838 में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है भैया? वीडियो को शेयर कर दो आप जल्दी जल्दी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। और इसके बाद जो क्वेश्चन आने वाले, जो क्वेश्चन अभी शुरू हो गए हैं, ये तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और आपके लिए क्या हर एग्जाम के लिए भैया बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को शेयर कर दो और ज्यादा से ज्यादा लोगों का वीडियो के साथ जोड़ दें कि क्या कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाले हैं। क्वेश्चन की प्रकृति के साथ ही आप लोग बिल्कुल समझ जाएंगे कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन है आप लोगों के सामने अगला, 1920 में निम्न में से किसने अपना नाम परिवर्तन कर स्वराज सभा रख दिया? बताओ। ऑल इंडिया होम रूल लीग, हिंदू महासभा, साउथ इंडियन रिबल फेडरेशन, सर सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो भैया इंडियन जो ऑल इंडिया होम रूल लीग थी, जो पार्टी थी, उसने अपना नाम स्वराज्य सभा रख दिया था। पार्टी नहीं, स्वराज्य पार्टी अलग है। स्वराज्य पार्टी 1923 में बनी थी भैया। जो पार्टी थी किसकी? वो पार्टी थी भैया देशबंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू की। तो आंसर है ऑल इंडिया होम रूल लीग ने अपना 1920 में नाम स्वराज्य सभा रख लिया था बच्चों। चलो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? आप जानते हैं 28 दिसंबर 1885 को। कहां पर? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बंबई में स्थापना हुई है इसकी, कांग्रेस की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां हुआ? तो आप बिल्कुल जाते हैं, मुंबई में हुआ था। होना पुणे में था, लेकिन हुआ कहां? 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में हुआ था, मुंबई में। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, 1987 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? बताओ। केंद्रीय प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता निश्चित करना, भारत की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की शक्तियों को निश्चित करना, राष्ट्रवादी प्रेस पर सेंसर व्यवस्था अधिरोपित करना, या भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंध सुधारना। तो भैया जो बटलर कमेटी बनी थी ना, वो भारत सरकार और देशी रियासतों के बीच जो संबंध थे, उन्हीं संबंधों को सुधारने के लिए कमेटी बनी थी, जिसका नाम था बटलर कमेटी 1927। ठीक है बच्चों, तो बटलर जो कमेटी है वो किससे संबंधित है? तो आप याद रखना, वो संबंधित है भारत एवं देशी रियासतों के बीच जो संबंध थे उनको सुधारने के लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जो 2017 में ये आईएएस का क्वेश्चन था। तो निम्न में से कौन सा एक चंपारण सत्याग्रह का अति महत्वपूर्ण पहलू है? बताइए, इनमें से कौन सा चंपारण सत्याग्रह का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है? बताइए, वीडियो को शेयर कर दो जल्दी से जल्दी। तो क्या आंसर है भैया? पहले क्वेश्चन ऑप्शन तो पढ़े, तभी तो आंसर की तरफ हम जाएंगे। तो निम्न में से चंपारण सत्याग्रह के लिए सबसे महत्वपूर्ण पहलू, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अखिल भारतीय स्तर पर अधिवक्ताओं, विद्यार्थियों और महिलाओं की सक्रियता सहभागिता, यह ज्यादा इंपॉर्टेंट था। राष्ट्रीय आंदोलन में भारत के दलित और आदिवासी समुदायों की सक्रिय भागीदारी, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान असंतोष का सम्मिलित होना, या रोपण फसलों का वाणिज्य फसलों की खेती में भारी गिरावट क्या होता है।
तो भैया चंपारण सत्याग्रह जो था, वही जो हुआ था भैया, वो नील की खेती को लेकर हुआ था। अंग्रेजों का एक सिस्टम था, तिनकटिया सिस्टम, जिसके तहत ये भैया जो भारत में 3/20 भाग, यानी एक उस समय जो खेतों की जो व्यवस्था थी, 1 एकड़ में 20 कट्ठा होता था। जैसे आज 5 बीघे 4 बीघे होते हैं, ठीक है, तो वैसे उस समय क्या था, कट्ठा 20 कट्ठा, 1 एकड़ 20 कट्ठा के बराबर होता था। और अंग्रेजों ने कहते हैं इस 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे पर आप क्या उगाओगे, नील की खेती। अब आप सोच रहे हो समस्या क्या है फिर इसमें, 17 कट्ठे तो बचे, उस पर आप दूसरी फसल उगा लो, गेहूं चावल जो करने आपको। लेकिन भैया सुनने में जितना आसान लग रहा है उतना आसान है नहीं है। प्रॉब्लम ये थी कि अगर किसी किसान के पास 20 कट्ठा जमीन है, उसमें से 3-4 कट्ठा ही क्या होती थी, 2 से 3 कट्ठा ही उपजाऊ होती थी, बाकी बंजर या बैरन लैंड होती थी। उस बंजर भूमि पे, बैरन लैंड पे कुछ नहीं होता था। तो भारतीयों के लिए बड़ी समस्या हो गई जब अंग्रेजों ने कह दिया कि भैया नील की खेती करनी पड़ेगी, और उस उपजाऊ जमीन पर ही नील की खेती होती है। और नील की खेती का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि नील की खेती जिस फसल पे, जिस जमीन पे होती है, उस जमीन का वो उपजाऊपन क्या कर देती है, समाप्त कर देती है। और समाप्त क्या, ऐसे कि बहुत ज्यादा फर्टिलिटी को लूज कर देगी। उस पर जितनी फसल अब हुई है, अगली बार उतनी फसल उस पर होगी नहीं, ठीक है। तो इसलिए ये समस्या थी। और चंपारण सत्याग्रह में जो असंतोष किसान थे, इनका शामिल होना एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। तो इसका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पहलू चंपारण सत्याग्रह में असंतोष किसानों का इस आंदोलन में शामिल होना था। और गांधी जी ने सबसे पहले 1917 में ही चंपारण में ही सबसे पहले सत्याग्रह किया था। और गांधी जी का निमंत्रण दिया था किसने, राजकुमार शुक्ला ने भैया। और समस्या क्या है यहाँ, नील की खेती। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था। तो याद रखना भैया, लॉर्ड डफरिन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो कांग्रेस बनी थी तो उस समय भारत का वायसराय कौन था, ठीक है। यूपीपीसीएस मेंस में ये क्वेश्चन आ चुका है, 2006 में, 11 में, 12 में, एसएससी में बहुत बार ये क्वेश्चन आया। किसने, तो कांग्रेस बनने के समय कौन था, 1885 में डफरिन। मैंने कहा था ऐसे याद रखना ना कि डफरिन इतना डफर निकला कि उसने कांग्रेस बनवा दी, और जिसको आगे चल के भारत की आजादी में योगदान देगी। किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते उसका मजाक उड़ाया। तो भैया ये कहा था किसने, लॉर्ड डफरिन ने। लॉर्ड डफरिन ने कहा था कि ये बहुत सूक्ष्मदर्शी और अल्पसंख्यकों की संस्था है, और इसका जब मन करेगा हम इसको समाप्त कर देंगे। तो ये कहना, ये स्टेटमेंट किसकी थी प्यारे बच्चों, ये स्टेटमेंट थी डफरिन की, ठीक है बच्चों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है आप लोगों के सामने, वीडियो को शेयर कर दीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं कांग्रेस से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब थी। तो भैया पहला तो आपको दिख रहा है बिल्कुल सरासर गलत है। आपने बहुत अच्छे से, मैंने ऑफलाइन क्लासेस में भी आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बड़े अच्छे से पढ़ाया है, जो 1885 में बनी थी 28 दिसंबर को गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में, जिसके पहले अध्यक्ष भयोमेश चंद्र बनर्जी थे, जिसके पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। तो भैया दूसरा तो सही है बिल्कुल। पहले अध्यक्ष, पहले गैर हिंदू अध्यक्ष दादाभाई नौरोजी, पहले अंग्रेजी अध्यक्ष जॉर्ज जूल, और पहली महिला अध्यक्ष थी भैया कौन, एनी बेसेंट, और पहली भारतीय महिला सरोजिनी नायडू। तो भैया गलत है, पहली भारतीय महिला लिखी होता तो ये सही होता। तो यहाँ पहला भारतीय महिला नहीं लिखा हुआ, यहाँ पर प्यारे बच्चों क्या लिखा हुआ है, पहली महिला। तो आंसर क्या होगा, तो भैया इसका जो आंसर रहने वाला है, इसका आंसर है पहला। तो गलत है, क्योंकि पहली महिला एनी बेसेंट है, पहली भारतीय महिला है सरोजिनी नायडू प्यारे बच्चों। तो ये गलत है बिल्कुल, पहला वाला तो दूसरा सही है। तो इसका आंसर क्या है, केवल 2। तो क्या करेंगे बच्चों आंसर, आप लोग जो आंसर करेंगे इसका केवल 2। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था या अंग्रेजी अध्यक्ष कौन था। जॉर्ज जूल थे भैया यूरोपीय अध्यक्ष, या पहला अंग्रेजी अध्यक्ष कौन था, जॉर्ज जूल, ठीक है जी। पहला अंग्रेजी अध्यक्ष, यूरोपीय अध्यक्ष कौन था, वो था जॉर्ज जूल। अगला क्वेश्चन क्या है, किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों के द्वारा प्रेरित था और न ही यह उनके द्वारा सोच या योजनाबद्ध किया गया था, ठीक है भाई। ना तो लोगों के द्वारा कांग्रेस का कोई आंदोलन था और न ही लोगों ने इसको कोई योजनाबद्ध तरीके से किया था। तो बताइए प्यारे बच्चों, ये कथन, ये स्टेटमेंट किसकी है, जल्दी से जल्दी बताएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को लगातार आप शेयर करते रहेंगे भैया। तो बताइए किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों के द्वारा प्रेरित था, यानी ना तो लोग इसमें शामिल थे और ना ही उनके द्वारा, मतलब कहने का मतलब कांग्रेस आंदोलन में लोग थे ही नहीं, ये किसने कहा है। तो ये कहने का मतलब है भैया, ये सर सैयद अहमद खान ने कहा था। किसका स्टेटमेंट है बच्चों, ये स्टेटमेंट है सर सैयद अहमद खान की। अगला क्वेश्चन है,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो मैंने बताया भैया, तो बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष हैं, याद रखना। बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष, पहले अध्यक्ष हैं वे उमेश चंद्र बनर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को लगातार आप शेयर करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप जोड़ेंगे। ठीक है भैया, चलो आगे बात करेंगे। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? बताओ। सैनिक सेवक थे, वैज्ञानिक थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे या मिलिट्री कमांडर थे? तो बताइए क्या आंसर रहेगा इसका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? अच्छा कौन था ए ह्यूम, ये पूछना चाह रहे हैं कौन था वो? तो याद रखना भैया वो एक सिविल सर्वेंट था, यानी असैनिक सेवक था, सैनिक नहीं था, सिविल सर्वेंट था, रिटायर आईएएस। तो आंसर ये असैनिक, सेना में नहीं था वो, असैनिक सेवक था यानी सिविल सर्वेंट था, नागरिक सेवक। तो आंसर क्या है? असैनिक सेवक था। ठीक है, ये क्वेश्चन भैया बीपीएससी में आया था ऐसा क्वेश्चन, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1999 बीपीएससी में क्वेश्चन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितनी प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो याद रखना भैया पहले में 72 लोग शामिल हुए थे, 72, और दांडी मार्च के समय 78 लोग थे। तो ये बहुत बार क्वेश्चन आया था भैया, हरियाणा से लेकर एसएससी से लेकर हर एग्जाम में ये क्वेश्चन, अनेकों बार ये क्वेश्चन आया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष में, पहले अधिवेशन में कितने लोग शामिल थे? तो 72 लोग थे प्यारे बच्चों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन बना था? ए ह्यूम, दादा भाई नौरोजी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी या फिरोज शाह मेहता? बता दीजिए जल्दी से, वीडियो को शेयर कर दीजिए और जल्दी से आंसर बता दीजिए क्या आंसर इसका रहने वाला है। तो याद रखना भैया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन था महासचिव, इसका कौन था? ए ह्यूम, दादा भाई नौरोजी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी या फिरोज शाह मेहता? जल्दी से जल्दी आप आंसर बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, वीडियो को लगातार शेयर करते रहिए आप लोग। तो इसका महासचिव कौन था? ए ह्यूम ही तो था। ठीक है, कांग्रेस का जनक भी कौन है? ए ह्यूम। उन्होंने मेजनी, गैरीबॉल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। वे अमेरिका के में कुछ समय तक रहे तथा वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए। तो बताओ कौन व्यक्ति है वो जिसने मेजनी की, गैरीबॉल्डी, जो इटली वाले गैरीबॉल्डी थे उनकी, मेजनी की, श्री कृष्ण की भी जीवनी लिखी, अमेरिका में भी कुछ समय तक वो व्यक्ति रहा, केंद्रीय विधानसभा का सदस्य बनने में भी सफल रहा। तो बताइए प्यारे बच्चों वो कौन व्यक्ति है, इतना महान व्यक्ति? बताइए उसका क्या नाम हो सकता है? बताएं आप लोग, जल्दी से जल्दी बताएं क्या होगा। तो भैया वो लाला लाजपत राय मेरे प्यारे बच्चों। इन्होंने मेजनी की भी जीवनी लिखी है, इन्होंने गैरीबॉल्डी की भी जीवनी लिखी है, शिवाजी की जीवनी लिखी, कृष्ण की भगवान की जीवनी लिखी है इन्होंने, और अमेरिका में कुछ समय रहे, केंद्रीय सभा के सदस्य भी रह चुके हैं, लाला लाजपत राय निर्वाचित हुए थे। ठीक है भैया, अगले क्वेश्चन कर देना। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? पहले कौन थे भैया? उमेश चंद्र बनर्जी। दूसरे दादा भाई नौरोजी। तो दूसरे अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। तीसरे बदरुद्दीन तैयब जी। चौथे जॉर्ज ह्यूल। तो भैया ये थे दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? भैया ये क्वेश्चन यूपी में आया था, तो याद रखना इसका क्या आंसर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जल्दी से जल्दी बताएं। तो ये यूपी पीसीएस का एक क्वेश्चन था जो बड़ा विवादों में रहा था कि किस व्यक्ति ने गांधी जी के साथ बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी। बहुत इंपॉर्टेंट, जो उनकी डेथ हो चुकी थी भैया 1920 के समय। तो कौन व्यक्ति था वो भैया, जल्दी से बता दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप वीडियो के साथ जोड़ दें। ठीक है भैया, तो क्या आंसर रहने वाला है? जल्दी से जल्दी आप वीडियो को शेयर करके हमें आंसर बताएंगे। ठीक है भैया, बताओ तो कौन था? फिरोज शाह मेहता, हकीम अजमल खान, मोतीलाल नेहरू या बाल गंगाधर तिलक? नहीं भैया, इनमें से तो कोई नहीं है। यूपी पीसीएस में ये क्वेश्चन आया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, प्री में देखा गया था 2014 में भी, उसके बाद भी आया, उसके बाद नहीं आया, विवादों में आ गया था। लेकिन ये जरूर याद रखना लियाकत अली नाम के व्यक्ति ने उठाया था। तो लियाकत अली ऑप्शन में ही नहीं है, तो ऑप्शन सारे गलत है भैया। तो लियाकत अली आंसर है। महात्मा गांधी के साथ मुसलमानों में जिसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी उसका नाम था लियाकत अली। अगला क्वेश्चन, लाल किला मुकदमा से कौन व्यक्ति संबंधित नहीं है? बाकी सब होंगे। तो भैया गुरुबख्श सिंह, प्रेम सहगल, शाहनवाज, ये लाल किला मुकदमे से संबंधित। बताओ इनमें से कौन व्यक्ति है जो लाल किला मुकदमा से संबंधित? तो भैया वो भगत सिंह है। भगत सिंह को लाहौर सेंट्रल जेल में 23 मार्च 1931 को फांसी हुई थी। बाकी ये गुरुबख्श सिंह, प्रेम सहगल, शाहनवाज, भैया ये सब ना आजाद हिंद फौज के सिपाही हैं जिनको दिल्ली के लाल किले पर फांसी दी थी अंग्रेजों ने। तो भैया सिर्फ भगत सिंह नहीं, बाकी सब होंगे। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला है? चलो
चलो आपके सामने अगला क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा निम्न में से किससे संबंधित है? कब दिया गया था? गांधी जी ने दिया कब? स्वदेशी आंदोलन के समय, अशोक आंदोलन के समय, सविनय आंदोलन, भारत छोड़ो। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 के समय भैया ये आंदोलन दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय एक नारा था, करो या मरो। गांधी जी ने कहता अब तो या तो कुछ करो या मर जाओ, क्योंकि अब जो आंदोलन होगा आजादी तक ही तो होगा। अब जब सब बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे तो आजादी तक नहीं जाएंगे, कर्मचारी दफ्तर नहीं जाएंगे तो आजादी तक नहीं जाएंगे, और कोई भी अगर बहिष्कार होगा तो आजादी तक होगा, ठीक है, और धरने दिए जाएंगे तो आजादी तक। जब भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में करो या मरो का नारा दिया गया था। अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे बताइए? अखिल भारतीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष नलिनी सेन गुप्ता, सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट या कादम्बनी बोस? तो बताइए अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? बताएं जल्दी से जल्दी, अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? जल्दी जल्दी बताएं आप लोग। अखिल भारतीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष अभी बताया था, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। पहली अच्छा भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा भैया, सरोजिनी नायडू। बच्चों पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू, भारतीय लिखा हुआ है, तो आंसर क्या है? बता दी जल्दी से, आंसर क्या है? आंसर है पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? अखिल भारतीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष पूछा है सरोजिनी नायडू, भारतीय नहीं पूछा बच्चों, अखिल भारतीय कांग्रेस की पूछा है, तो पहली महिला एनी बेसेंट। तो आंसर क्या है? एनी बेसेंट है। तो पहली महिला पूछा, भारतीय नहीं पूछा बच्चों, तो क्या आंसर है? क्या आंसर है बताओ जल्दी से, बताओ क्या आंसर है? तो याद रखना। चलो मार्कर चेंज करते हैं इसका आंसर और किसी तरीके से करते हैं। 1 मिनट, एक सेकेंड बच्चों। तो इसका जो आंसर है एनी बेसेंट। तो पहली महिला पूछे क्या है? एनी बेसेंट बच्चों। क्या एनी बेसेंट? ये दिखेगा नहीं रेड तो, हाँ ये एनी बेसेंट आंसर क्या है? आंसर मेरे प्यारे बच्चों एनी बेसेंट। चलो अगला क्वेश्चन, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है? तो इसको मिटा देते हैं, याद रखना भैया ये नहीं थी। आंसर क्या है? आंसर है एनी बेसेंट। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो प्रथम भारतीय पूछेंगे तो अब सरोजिनी नायडू आंसर है। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। अगला क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार करो विचार भैया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में, बिल्कुल ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा बहनों, बिल्कुल ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों लखनऊ में 16वें अधिवेशन में समझौता संपन्न, बिल्कुल ठीक है भैया। 1 2 3। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन तथा समझौते संपन्न किए। वैसे ठीक ही है, तो दोबारा पढ़ दो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में, बंबई में हुआ, ये तो है। पहला बंबई में, दूसरा कलकत्ता में, तो पहला गलत है, पहला निकालो। कांग्रेस का दूसरा दादा नॉलेज ठीक है, तीसरा ये, तो 2 3 सही है ना। पहला गलत है, पहला कलकत्ता में नहीं हुआ, पहला बंबई में हुआ। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत, ये तुम बात कर रहे थे, ये सही है। 2 और 3 सही है भैया। अगला क्वेश्चन, निम्न में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं लेके रहूंगा? बताओ कब कहा था ये बाल गंगाधर तिलक ने? बता दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, कब कहा था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बता दीजिए कब बाल गंगाधर तिलक ने कहा है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूंगा? बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब ऐसा कहा गया? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, बता दीजिए जल्दी आप लोग। तो याद रखना भैया, और ये पूरी तरह इन्होंने कहा था कब? स्वराज शब्द का प्रयोग तो उन्होंने 6 में ही कर दिया था, लेकिन लखनऊ अधिवेशन 1916 में इन्होंने पूरा नारा दे दिया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूंगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्न कथनों पर विचार कर दीजिए। सरोजिनी नायडू कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला थी? नहीं, पहली भारतीय थी। तो एक को तो कट करेंगे हम, जो हाँ जहाँ एक आंसर 2 या 3 में से होगा। CR दास ने जब कांग्रेस की अध्यक्षता के रूप कार्य तो वे जेल में थे, है नहीं करेंगे बात इस पर, अगले देखते हैं। एलन ऑक्टोविन प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने, ठीक है। 1 3 ठीक है,
एक 3, एक तो गलत है ना, 3 ठीक है, तो 3 2 3 4 आंसर है यहाँ, ये आंसर में प्यारे बच्चों। तो इसका मतलब दूसरा भी ठीक है। सी आर दास ने जब कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था तो वो जेल में थे, ठीक बात है ये। दूसरा एलन ऑक्टेवियन ब्रिटिश नागरिक जो कांग्रेस, ठीक है। अल्फ्रेड बेव ने 1854 कांग्रेस के अध्यक्ष, ठीक है भैया, ये सारे ठीक है बच्चों। अगले क्वेश्चन तरफ चलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़ खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है जब तक मैं भारत में रहूं कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करूं। तो भैया ये करजन का स्टेटमेंट है, ठीक है, कि कांग्रेस अपने दिन गिर रही है, कांग्रेस अपने पतन की ओर है, मुझे इसके शांतिपूर्ण मरने में मदद करनी, वही है, वही स्टेटमेंट है। थोड़ा सा ऐसे पूछ लेते कई बार, इस स्टेटमेंट को ऐसे पूछ लेते और ये पूछ लेते कांग्रेस अपने पतन की ओर है, पतन में के लिए लड़ खड़ा रही है। मेरी अभिलाषा है कि मैं जब तक भारत में रहूं उसको शांतिपूर्ण समाप्त करूं या शांतिपूर्ण दमन करने में मदद करूं। तो आंसर है और लॉर्ड कर्जन। अगला क्वेश्चन, अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी में भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की कौन थी? तो बताइए, अध्यक्ष रहा था और उसने कहा था कि भैया हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लेके आओ। तो कौन था बताओ? इतना महान व्यक्ति, महान ही है भैया जो रोमन शैली को लेके आ रहा है। गलत बात है ना, हमारी नजर में तो वो अलग ही तरह का महान है। तो बताइए क्या आंसर है, जल्दी जल्दी बताओ क्या आंसर रहेगा, क्या आंसर रहने वाला भैया? जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर कर दीजिए। आप लोग शेयर करते नहीं हैं, इसलिए हमको बार बार कहना। भैया अपने शब्द वापस लेंगे, क्योंकि जहां तक मुझे याद आ रहा है रोमन शैली के लिए सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, ऑप्शन में है क्या? हाँ, सुभाष चंद्र बोस ने। तो याद रखना भैया, रोमन शैली के लिए जिस बात हुई थी हिंदी भाषा की रोमन शैली का उपयोग होना चाहिए, तो वो सुभाष चंद्र बोस का था। भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्न में से किसने सुझाव दिया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो बताओ किसने कहा था आजादी के बाद कि भैया आप ना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दो, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अब जरूरत है नहीं, क्योंकि देश आजाद हो चुका है। तो बताओ किसने कहा था ये बात, बता दो आप जल्दी से, किसने ये वकालत की थी? तो भैया महात्मा गांधी ने कहा था कि अब कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि अब देश आजाद हो चुका है, देश को जरूरत नहीं है अब, तो कांग्रेस को अब समाप्त कर देना चाहिए। तो भैया उसके बाद कांग्रेस 1948 में एक राजनीतिक पार्टी बन के रह गई। उससे पहले सामाजिक पार्टी थी, देशहित पार्टी थी। अगला क्वेश्चन, सामाजिक, अब सिर्फ राजनीतिक पार्टी है, उस समय सामाजिक पार्टी थी, राजनीतिक पार्टी भी थी, लेकिन सामाजिक ज्यादा थी, देश की आजादी के लिए ज्यादा थी, कल्याणकारी पार्टी ज्यादा थी, लोगों को ध्यान में योजना बनाने वाली पार्टी थी, और देश की आजादी के लिए पार्टी थी। अब एक राजनीतिक पार्टी है। अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने हेतु निम्न में से किन्हें उनके सहयोग हेतु चुना गया? बताइए। तो अमृतसर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन हुआ था 1919 में, तो महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने के लिए उनके सहयोग हेतु चुना गया, किसको? बताओ किसको चुना गया कि भारतीय, अमृतसर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था और कांग्रेस का जो नया संविधान लिखना था, कांग्रेस का, भारत का नहीं, हम कांग्रेस की बात कर रहे हैं, तो किन्हें उनके सहयोग के लिए चुना गया? महात्मा गांधी ने किसको अपना साथ रखा? बताइए किसने कहा? गांधी जी ने कि ये भी होने चाहिए मेरे साथ। तो भैया गांधी जी ने क्या तिलक के लिए नहीं, तिलक तो रेडिकल थे ना, तो एनसी केलकर को इसके लिए कहा था। दूसरा आईवी सेन के लिए। तो आंसर क्या है? 2 और 4। क्या बच्चे आंसर? 2 और 4 इसका आंसर है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस अधिवेशन ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की? बताओ किस अधिवेशन में भारतीय रियासतों के प्रति नीति घोषित कर दी थी कांग्रेस ने? बताइए। नागपुर अधिवेशन, गया अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन। बताइए प्यारे बच्चों क्या आंसर रहेगा, जल्दी जल्दी बता दीजिए। तो नागपुर अधिवेशन में ही पहली बार ब्रिटिश रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित कर दी गई थी। तो भैया आंसर क्या है? नागपुर अधिवेशन में। जो भारतीय रियासतों के प्रति नीति घोषित कब हुई कांग्रेस की? तो भैया वो हुई थी नागपुर अधिवेशन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए उन व्यक्तियों की सूची दी गई है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए और तथ्यानुसार उन्हें क्रमबद्ध कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुन लीजिए। तो बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अध्यक्ष हुए तिथि अनुसार, सबसे पहले कौन हुए? ये हुए। तो बताओ, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भैया। सरोजनी नायडू जो हुई थी वो जानते 1925 में, गांधी जी 1924 में। तो सरोजनी नायडू से पहले तो गांधी आने चाहिए, 4 से पहले तो गांधी आने चाहिए, तो 4 से पहले तो गांधी आने चाहिए। तो ये तो आंसर ही बिल्कुल गलत है, तो डी तो हो ही नहीं सकता। डी तो बिल्कुल भी आपको दिखेगा नहीं किसी भी हालत में, क्योंकि ये तो सीधा सीधा यहाँ से निकल रहे हैं। ठीक है, चलो और देख लेते हैं। ओके, पटेल और बाद में बने भैया,
पटेल बाद में बने ना, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू पहले बन गए थे पटेल से 1929 में, पटेल 1930 के बाद देखे गए कांग्रेस के अध्यक्ष। तो भैया आंसर क्या है? पहले महात्मा गांधी, फिर सरोजिनी नायडू, फिर जवाहरलाल नेहरू, फिर ये। तो भैया क्या है? पहला 1 4 2 3, कहाँ 1 4 2 3, ये आंसर भैया। क्या आंसर है बच्चों? 1 4 2 3 आंसर, ये आंसर है। पहले महात्मा गांधी बने 1924 में, फिर श्रीमती सरोजिनी नायडू बनी, फिर जवाहरलाल नेहरू बने 1929 में, और उसके बाद भैया देखे गए 1930 के बाद वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला है? अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन देश की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की। भैया 1924 में बेलगांव में। मैंने बताया गांधी जी बैलगाड़ी लेके घूमे, देश को आज़ाद करो, देश को बेलगांव कहाँ? कर्नाटक में। तो एक ही बार गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष बने 1924 में बेलगांव में। वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो भैया हरिपुरा में 1938 में सुभाष चंद्र बोस बने थे। उसके बाद 1939 में त्रिपुरी में भी सुभाष चंद्र बोस बने थे। और यहीं पर उन्होंने गांधी जी सुभाष चंद्र बोस ने समर्थन किया था किसका? इन्होंने किया था भैया प्रजामंडल आंदोलन का, जो गुजरात और मध्य प्रदेश में सक्रिय था 1938 में। अब प्रजामंडल आंदोलन क्या था कि भैया अंग्रेजों ने ना 1793 में एक स्थायी बंदोबस्त लागू किया था। 20 साल के लिए अंग्रेज टैक्स डिसाइड कर देते थे, ठीक है। और क्या भैया 20 साल तक ये रहेगा, और हर साल इतने परसेंट 5% जो भी था उससे बढ़ जाएगा। और इसके लिए जमींदार और तालुकदारों को एक मौका मिल गया कि जितना किसानों से वसूल करेंगे उनका ज़्यादा फायदा होगा, ज़्यादा वसूल करेंगे, जितना अंग्रेज जमा करेंगे उससे ज़्यादा वसूल किया तो वो जमींदार होगा, तालुकदार होगा। तो गरीब किसानों पर तालुकदार जमींदार अत्याचार करने लगे अधिक वसूली के लिए। बस इसी वसूली से, इसी बदतमीजी से, लोगों को परेशान करने से गरीब किसान परेशान हो गए, अत्याचारों से, किसान जमींदारों और तालुकदारों से। तो उन्होंने अपने छोटे छोटे ग्रुप बनाए, छोटे छोटे मंडल बनाए, फिर जाके लोगों के और भैया जमींदारों को मारना शुरू किया। यही था प्रजामंडल आंदोलन। अगला क्वेश्चन, गांधी जी का एक कथन है कि यह आगे की तारीख का चेक था जिसका बैंक नष्ट हो चुका है। तो गांधी जी ने भैया बताइए किसके लिए कहा था? तो गांधी जी ने कृषि मिशन के लिए कहा था 1942। इसके लिए गांधी जी ने कहा था कि भैया ये ऐसा आगे की तारीख का चेक, पोस्ट डेटेड चेक है ये, और इसका तो बैंक ही अब नष्ट हो चुका है। अगला क्वेश्चन, जन गण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया? तो जन गण मन भैया 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, जॉर्ज पंचम के स्वागत में। उसी को कहा गया सबसे पहले भारत का भाग्य बताओ। 1955 में भैया किसके लिए, कब गाया गया? कलकत्ता अधिवेशन में जनगणमन। जनगणमन लिखा गया रविन्द्रनाथ टैगोर ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस निम्न अधिवेशन किसकी अध्यक्षता से विजय राघव चेपियार ने की थी? बताइए यहां पर किसकी अध्यक्षता? विजय राघव चेपियार ने की है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भैया, वीडियो को शेयर कर दें आप लोग और ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप वीडियो के साथ जोड़ दें। तो क्वेश्चन है भैया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न अधिवेशनों में से किसकी अध्यक्षता सी विजय राघव चेरियार ने की थी? तो बता दीजिए आप लोग क्या आंसर इसका रहेगा, बताएं जल्दी जल्दी आप लोग। तो भैया नागपुर अधिवेशन 1920 में इसकी अध्यक्षता की थी किसने? विजय राघव चेरियार ने, ठीक है। तो याद रखना। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिला दीजिए और बता दीजिए क्या आंसर इसका रहेगा। तो बताओ, रामगढ़ में जो 1940 में अधिवेशन हुआ था, अब्दुल कलाम आजाद अध्यक्ष बने थे। 1 के 4 के साथ मिला दो, 1 को 4 के साथ मिलाते, आंसर है आपका ये। तो क्या आंसर भैया? 1। सरोजनी नायडू 1925 कलकत्ता कानपुर में थी, बिल्कुल ठीक है, दूसरे का। और मोतीलाल नेहरू अमृतसर में थे 1919 में, ये भी ठीक है। राजेंद्र प्रसाद बंबई बने 1934, ये भी ठीक है। तो बिल्कुल ठीक है, याद रखना भैया, मोतीलाल नेहरू अमृतसर में 1919 में थे और राजेंद्र प्रसाद बंबई 1934 में। कानपुर में 1925 में कौन थी जो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी? सरोजनी नायडू 1917 में बनी थी भैया, कलकत्ता में पहली महिला अध्यक्ष, पहली भारतीय सरोजनी नायडू बनी। अगले क्वेश्चन तरफ चलेंगे भैया, वीडियो का शेयर करो जल्दी से जल्दी, इंपॉर्टेंट वीडियो चल रही है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो भैया। चलो बात करते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, निम्न में से कौन कृषि मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? बताओ, कृषि मिशन के साथ किसने बातचीत की थी कांग्रेस की तरफ से? बताएं आप लोग। इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भैया, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बताएं आप लोग क्या इसका आंसर रह सकता है। इससे पहले वाला क्वेश्चन वो भी भैया बहुत इंपोर्टेंट था। बताएं आप लोग इसका आंसर क्या हो सकता है कि भैया कृषि मिशन की तरफ से किसने बातचीत की थी अंग्रेजों से? बताओ क्या आंसर रहेगा। तो कृषि मिशन तो नेहरू ने किया था। नेहरू ने कहा था भैया आप हमारे मित्र हैं, किससे? स्टैफोर्ड क्रिप्स से। आपका स्वागत हम जरूर करते, लेकिन आप जो आए हैं ना, आप शैतान का वकील बन के आए। शैतान ब्रिटिश सरकार को कहा था। गांधी जी ने कहा था एक बार, यहाँ नेहरू ने कहा, तो नेहरू ने वार्तालाप की थी उनसे।
अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारी वीडियो को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप हमारी वीडियो के साथ जोड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।